हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हम कैसे मोल का एप्लीकेशन करते हैं। मोल एनालिसिस में पहला तो बात यह है कि मोल एनालिसिस जो है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे वैलिड है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए अप्लीकेबल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यदि हम लोग के पास है तो हम लोग उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में हमको पता है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब स्टोइचियोमेट्री इज द रेशियो इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो मोल एनालिसिस में देखेंगे पहला चीज ये कि इट इज applicable for balanced chemical equation, balanced chemical equation। Stoichiometric coefficient should be known, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता होगा कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या। मोल एनालिसिस अब क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A B और एक प्रोडक्ट C और D बना रहा है। A and B are the reactants and C and D are the products। और इसको सपोज दैट हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी नंबर्स आ गए, और यहाँ पे ए बी सी डी को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे। A, B, C and D are the stoichiometric coefficient। Stoichiometry is the ratio in which reactant reacts and product are formed and product are formed। स्टोइकियोमेट्री क्या है? वो रेशियो है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट जिसमें बनते हैं, ये मोल्स का रेशियो है। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ए मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल of B to form C mole of C and
B mole of product B। तो A है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जो ये बताता है कि हमेशा इसी रेशियो में कोई रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट को बनाएगा। यही रेशियो हमेशा होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताता ही है कि कभी भी ये रिएक्शन होगा तो इसी रेशियो में होगा। अब किसी रिएक्शन का मोल एनालिसिस क्या होता है, किस रिलेशन को फॉलो करता है, वो रिलेशन में यहाँ लिखने जा रहा हूं। A B C D। अब इसके लिए हम मोल एनालिसिस रिलेशन लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे Na डिवाइड बाई A इक्वल टू Nb डिवाइड बाई B इक्वल टू Nc डिवाइड बाई C इक्वल टू Nd डिवाइड बाई D। Na Nb Nc and Nd are the given moles of A, B, C and D respectively। Na, Nb, Nc, Nd are the given moles of A, B, C and D respectively। कहने का मतलब ये है कि any number of A mole reacts with Nb number of B moles to form Nc number of C moles and Nd number of B moles। Any moles of A reacts with Nb moles of B to form Nc moles of C and Nd moles of D। मतलब एक क्वेश्चन में आपका गिवन है कि Na Nb are the moles of reactant that is consumed and Nc and Nd are the moles that is formed। तो ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड होगा, इसी को हम मोल एनालिसिस बोलते हैं, इसी को हम मोल एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन है, H2 से हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और अमोनिया को बनाया, इसको हम बैलेंस करेंगे 3 2। तो यहां पे देख क्या रहे हैं कि 1 3 and 2 आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। यदि जो गिवन मोल्स है, गिवन मोल्स ए है कि सपोज दैट यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन to form 6 moles of NH3, then we can see इसके लिए मोल एनालिसिस N2 number of moles of nitrogen divided by 1 equal to number of moles of hydrogen divided by 3 equal to number of moles of NH3 divided by 2। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यदि A इसी रेशियो में रिएक्ट कर रहा है और A 6 मोल को बना रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो गिवन मोल्स है वो 3/1, इसके लिए 9/3 एंड दैट इज इक्वल टू 6/2, सभी के सभी इक्वल टू 3 के बराबर आ रहे हैं। सो ए रेशियो किसी केमिकल रिएक्शन, ए जो रिएक्शन है वो किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। ये सब क्या है, गिवन मोल है और ये मोल आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ए इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल एनालिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये मोल एनालिसिस में हम ये देख रहे हैं कि जो भी गिवन मोल्स ले रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक के रेशियो में है, तभी ये रिलेशन क्या हो रहा है, वैलिड है। उसी रिलेशन में क्या हो रहा है कि रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट को बना रहा है। अब यहाँ से 2 केस अराइज होता है। केस 1 ये अराइज होता है कि इफ गिवन मोल्स आर गिवन इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, then all reactant may consume completely। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही उसके गिवन मोल्स का रेशियो है, तो सभी के सभी रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, कंज्यूम होने वाले हैं और प्रोडक्ट को बनाने में कोई रिएक्टेंट वहां पे बचने वाला नहीं है। सभी के सभी रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं। ये इसका फर्स्ट केस है। तो पहले फर्स्ट केस को देखेंगे, फिर हम सेकेंड केस पे जाएंगे। यहाँ पे केस 1, if given moles of reactants are in same ratio as that of their stoichiometric coefficients, then all reactant may consume completely यदि रिएक्टेंट का गिवन मोल्स उसके
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में होगा तो सभी के सभी रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं कंप्लीटली, एंड नो रिएक्टेंट में लेफ्ट ओवर, कोई भी रिएक्टेंट ऐसा हो सकता है कि नहीं बचे। तो इस केस में हम मोल टू मोल एनालिसिस यूज कर सकते हैं और किसी भी गिवन मोल्स को, रिएक्टेंट मोल्स को रख के हम प्रोडक्ट का मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एकदम वाला केस एकदम इजी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे कि फाइंड द number of moles of A2B3C4 formed from 0.6 mole A, 0.9 mole B and 1.2 mole of C। रिएक्शन ये दिया हुआ है, A है, B है, C है और A2 B3 C4 बना है। तो बैलेंस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 3, 4 हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 3, 4 हो जाएगा। जो गिवन मोल्स है वो 0.6, 0.9 और 1.2 है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:3:4 है और इसका भी सिंपल रेशियो 2:3:4 ही है। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वही गिवन मोल्स का भी रेशियो है। तो यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, कंज्यूम्ड होने वाले हैं। और जब सभी के सभी रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होने वाले हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, किसी से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ A फॉर्म 1 मोल ऑफ A2B3C4। सो डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं 2 मोल यदि 1 मोल को बना रहा है तो 0.6, 0.3 मोल को बनाएगा। या किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रिलेशन लिख सकते हैं। या फिर मोल एनालिसिस में हम किसी का भी वैल्यू रख दें तो यहाँ पे Na डिवाइड बाई 2 इक्वल टू Nb डिवाइड बाई 3 इक्वल टू Nc डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू A2B3C4 डिवाइड बाई 1। तो ए रिलेशन मोल एनालिसिस का रख दिया और यहाँ पे हम किसी का भी वैल्यू रख दें क्योंकि सभी के सभी रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, कंज्यूम्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे 0.9 है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0.9 रख दिया। तो यहाँ से हमको Na2B3 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0.3 मोल हो जाएगा। सो यहाँ से हाँ, इसका 2 मोल इसके 1 मोल को बना रहा है तो 0.3 मोल को बनाएगा। तो यहाँ से भी आंसर किसी वजह से 1.2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.3 मोल। तो किसी का भी हम वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि सभी के सभी रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूम्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी का भी जैसे Nc का ही वैल्यू रख दें 1.2। सो यहाँ से Na2B3C4 आ जाएगा 0.3 मोल आपका आंसर हो जाएगा। और इस रिलेशन से कहीं से ही बता सकते हैं 4 मोल 1 मोल को बना रहा है तो गिवन मोल क्या है 1.4। सो 1.4 डिवाइड बाई 4 मोल बनाएगा। सो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आंसर ला सकते हैं।
तो ये है आपका मोल मोल एनालिसिस है। ये था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने यही देखा कि सभी के सभी रिएक्टेंट क्या होने वाले हैं, यहाँ पे कंज्यूम्ड होने वाले हैं, और मोल मोल एनालिसिस में किसी के भी वैल्यू को हम रख देंगे तो हमारा जो अननोन डाटा है, अननोन नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, या प्रोडक्ट का दिया है, रिएक्टेंट का पता नहीं है, रिएक्टेंट का हम यहाँ से इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट केस। अब यहां से केस 2 देखते हैं। अब केस 1 तो एकदम सिंपल था, केस 2 से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब केस 2 में हम ये देखेंगे कि यदि रिएक्टेंट का गिवन मोल्स का रेशियो यदि उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर नहीं हो तो एटलीस्ट वहां पे वन रिएक्टेंट में कंज्यूम्ड कंप्लीटली, लेकिन अदर रिएक्टेंट जो होगा वो दैट इज द लेफ्ट ओवर, वो बच जाएगा। तो हम यहाँ से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस 2 में हम ये देखेंगे इफ गिवन रेशियो ऑफ द गिवन मोल्स इज not that of the stoichiometric coefficient, then one reactant may consume completely and other may left over. The reactant which is consumed completely is called limiting reagent and the reactant which is left over is called the excess reagent. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, और आइडेंटिफाई करने का भी मेथड है, सिंपल मेथड है उसका भी। तो हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को मोल एनालिसिस में हम लोग वैल्यू उसका रखेंगे और बाकी वैल्यू वहां से हम लोग निकालेंगे जो अननोन होंगे। तो यहां पे देखेंगे क्या कि इफ रेशियो ऑफ गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इन are not same as that of their stoichiometric coefficient. If ratio of given moles of reactant are not same as that of their stoichiometric coefficient, then at least one reactant may consume completely and other is
left over the reactant which is consumed completely is called limiting reagent, and the reactant which is left over, the reactant which is left over is called excess reagent, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो रिएक्टेंट बच जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, और ये भी बात लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि एक्सेस रिएजेंट का कितना पोर्शन कंजप्शन होगा, एक्सेस रिएजेंट का कितना पार्ट कंज्यूम्ड होगा, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट decide how much product is formed, limiting reagent decide how much product is formed, and limiting reagent will decide how much portion of excess reagent must be consumed, and how much excess reagent is consumed. अब हम देखेंगे, ठीक है, जब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वहां पे उसको डिसाइड करना रहता है हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम यहाँ पे मेथड लिखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे हम लोग डिसाइड यहाँ पे करेंगे। Method to decide limiting reagent। मेथड ये होता है कि हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है उसके गिवन मोल्स में उसके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम होगी उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे। डिवाइड given moles
of reactant divide given moles of reactant with their stoichiometry coefficient the reactant for which this ratio is minimum is called limiting reagent। उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। यदि उसके गिवन मोल्स में हमने क्या किया, उसके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो जो जिस रिएक्टेंट के लिए रेशियो क्या होगा, मिनिमम होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक रिएक्टेंट इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट में से कितना पोर्शन उसका कंजप्शन होगा। अब यहाँ पे सेकेंड केस में एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं, वहां से हमको क्लियर समझ में आएगा एक्चुअली यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे भी एक एग्जांपल में यहां पे हम N2 लेते हैं, H2 लेते हैं और यहां पे NH3 लेते हैं। ये बैलेंस रिएक्शन है। 1, 3 and 2 are the stoichiometric coefficient. 1, 3 and 2 are the stoichiometric coefficient. यहाँ पे 56 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं। 16 ग्राम हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। एक गिवन है, एक गिवन मास है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन मास है और पूछा जा रहा है कि कितना मास अमोनिया बनेगा, कितना मास अमोनिया बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है mass of NH3 form। थर्ड क्वेश्चन ये है remaining mass of excess reagent। एक क्वेश्चन है।
तो बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मास का रेशियो नहीं होता है, मोल्स का रेशियो होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मोल्स निकालेंगे, गिवन मोल्स, गिवन मोल्स। अब यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए हम इसके मोल मास में मोलर मास से क्या करेंगे, नाइट्रोजन का N2 का मोलर मास 28 डिवाइड करेंगे। तो 2 मोल इसका आया और 16 ग्राम डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, इसलिए यहाँ पे 8 मोल आ गया। ये 2 मोल आया और इसका 8 मोल आ गया। अब पहला चीज देखेंगे कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ये 1:3 है, लेकिन ये क्या है 2:8 है, 1:4। सो रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट सेम ऑफ रेशियो ऑफ गिवन मोल्स। सो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे पहले तो हमने देखा कि गिवन मोल्स इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कहा कि इसके गिवन मोल में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, 2/1 और 8/3, 8/3। तो ए कम आ जाएगा, ए रेशियो क्या है, कम है। ए रेशियो कम है, इसका मतलब है कि यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। कभी कभी बच्चे कम मास देख के बोल देते हैं कि वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कि कॉन्सेप्ट आपका गलत है। हमको ए रेशियो फाइंड आउट करना है, ऐसे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा यहाँ पे क्लियर होना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है। इसलिए ए रेशियो फाइंड आउट करके हम तुरंत पता कर लेते हैं कि एग्जैक्ट लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मास ऑफ NH3 फॉर्म। तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार इसका 1 मोल इसके 2 मोल को बना रहा है, तो इसका गिवन मोल 2 है, तो ये 4 मोल को बना देगा। 4 मोल यहाँ पे NH3 इज फॉर्म। 1 मोल इसके 2 मोल को बना रहा है। सो यहाँ पे 2 मोल गिवन है, 2 मोल इसके 4 मोल को बना देगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में चूंकि मास पूछा है, मास ऑफ NH3 फॉर्म, तो 4 मोल दिया हुआ है, मोल इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास 14 + 3, सो 4 इंटू कितना ग्राम बचा, 17 इंटू 4। अब यहां पे देखिए कि थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि जो हाइड्रोजन है ये एक्सिस रिएजेंट है, तो इसका रिमेनिंग मास क्या है, कितना मास बच गया। तो पहले आपको फाइंड आउट करेंगे कितना कंज्यूम हो गया। तो यहां से हम देखेंगे क्या कि ए जो है ये 2 मोल था, तो 2 मोल खत्म हो गया, बच गया 0। इसमें 8 मोल थे, तो यहां से हम पता करेंगे 1 मोल यदि 3 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 2 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल 3 मोल को कंज्यूम करता है, तो 2 मोल 6 मोल को करेगा। सो 6 मोल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 8 में से 6 गया, 2 मोल यहाँ पे बच जाएगा, रिमेनिंग 2 मोल है, रिमेनिंग मोल्स 2 मोल। तो मास ऑफ रिमेनिंग हाइड्रोजन 2 into 2 4, इसका मोलर मास हाइड्रोजन का 2 मोल बच गया, इसीलिए रिमेनिंग मास पूछ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया 4 ग्राम लिख दिया। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना कंज्यूम करेगा वो एक्सेस रिएजेंट से। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब 16 ग्राम है, 16 ग्राम से 6 मोल कंज्यूम हो गया, यानी 12 ग्राम कंज्यूम हो गया, 12 ग्राम कंज्यूम हो गया और 4 ग्राम वहां पे बच गया। तो ये था आपका क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के बेस्ड क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पे। $54 ग्राम of aluminum reacts with 54 ग्राम of aluminum reacts with 320 ग्राम of oxygen to form Al2O3. Find the mass of Al2O3 form. रिएक्शन ये है, अल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Al2O3 बनाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3/2 लिख देंगे, तो एक्चुअली ये 4 3 और इधर 2 आ जाएगा। 4 अल्युमिनियम है और 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। एक बैलेंस हो गया। अब ये 4:2 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो 4:3 के रेशियो में। गिवन मास जो है, गिवन मास
और यहाँ पे दिया हुआ है एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है और ऑक्सीजन का पता है 16 होता है। सो गिवन मास यहाँ पे 54 ग्राम और यहाँ पे 320 ग्राम। तो गिवन मोल्स 54 डिवाइड बाई 27 2 मोल्स और यहाँ पे 320 डिवाइड बाई ऑक्सीजन है गैस O2, तो यहाँ पे 32 हो गया यानी 10 मोल। यहाँ पे 10 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 4:3, लेकिन गिवन मोल्स का रेशियो है 2:10 यानी 1:5। कहने का मतलब है यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसके गिवन मोल्स के रेशियो के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे पता करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, कितना कंज्यूम हो गया। हम सभी के सभी कहाँ से आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट इस चीज को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गिवन मोल्स है और 4 इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, तो 2/4 कर देंगे और इधर 10/3 कर देंगे। 10 गिवन मोल्स है और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 1/2 के कम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना मास N2O3 का बनेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। 2 मोल है, 4 मोल यदि 2 मोल को बनाना है मतलब हाफ मोल बना रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 मोल 1 मोल को बनाएगा, 1 मोल को बनाएगा। 4 मोल यदि 2 मोल को बना रहा है तो 2 मोल इसके 1 मोल को बनाएगा। यही आंसर हो गया। और यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं। इसका 1 मोल का मतलब मोलर मास, दैट इज 2 × 27 प्लस 3 × 60 × 1 मोल। इतना आपका ग्राम, इतना मास इसका आ गया। क्वेश्चन में आपको पूछा था कि कितना मास हो गया। क्वेश्चन में यदि ये पूछता कि ऑक्सीजन का मास कितना बच गया, कितना कंज्यूम है, तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ पे 2 मोल क्या है टोटली कंज्यूम हो जा रहा है और यहाँ पे 4 मोल इसके 3 मोल को कंज्यूम कर रहा है, 4 मोल इसके 3 मोल को कंज्यूम कर रहा है, तो 2 मोल 4 मोल यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ मैं, इसका 4 मोल इसके 2 मोल को कंज्यूम कर रहा है, तो इसका 2 मोल और यहाँ पे कितना है 10 मोल, तो यहाँ से 2 मोल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे यदि 4 मोल 3 मोल को कंज्यूम कर रहा है तो 3 × 4 × 2 मोल इतना मोल को कंज्यूम करेगा। 4 मोल 3 को कंज्यूम कर रहा है, 1 मोल 3/4 को कंज्यूम करेगा, 2 मोल 3/4 × 2 को कंज्यूम करेगा, तो ये इक्वल टू 3/2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या 10 - 1.5 मतलब 8.5 मोल, 8.5 मोल यहाँ पे बच जाएगा। मतलब इसकी मास की बात करें, मास
ऑफ O2 रिमेनिंग क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछता तो 8.5 into 32 ग्राफ अभी बचा हुआ है। अब ये तो हम क्या किए कि तुरंत रेशियो से निकाल लिए। अगर मोल एनालिसिस इसका करते तो वही चीज है, ये अलग चीज नहीं है। मोल एनालिसिस में हम क्या लिखे थे यहाँ पे, यहाँ पे यदि मोल एनालिसिस हम यहाँ पे लिख के हम करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाई 4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइड बाई 2। एक रेशियो जाता है। और यहाँ पे क्या करना था आपको मोल एनालिसिस में कि पुट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि वो टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिलेशन तो यहाँ से m एल्युमिनियम डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m Al2O3 डिवाइड बाई 2। गिवन मोल्स 2/4 है और यहाँ पे Al2O3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m Al2O3 1 मोल आ रहा है and this is equal to the 1 mole mass of Al2O3 equal to 2 into 27 plus 3 into 16 ग्राम। ये आंसर है। तो हमको यहाँ पे देखें क्या कि यदि मोल रिलेशन में आपको मोल एनालिसिस का जो रिलेशन है वहाँ पे हमको क्या करना था कि वैल्यू ऑफ जो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल्स आ रहा है उसके वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे जो अदर अननोन डाटा है, जो आपका गिवन हुआ प्रोडक्ट का मोल्स निकालना है या फिर वहाँ से जो रिएक्टेंट का मोल्स जो निकलेगा वो उसका कंज्यूम्ड वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मोल रिलेशन से भी ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट रिलेशन लगा के उसके रेशियो से हम आंसर ले सकते हैं, वो था सिमिलर थी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। यहाँ से एल्युमिनियम डिवाइड बाई 4 इक्वल टू O2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू O2 डिवाइड बाई 3। सो NO2 इक्वल टू 6/4 3/2 दिस इज 1.5। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन का मोल्स निकलेगा दिस इज द कंज्यूम वैल्यू और रिमेनिंग जो मोल हो जाएगा रिमेनिंग मोल्स वो हो जाएगा। टोटल मोल्स आपके थे 10 में से 1.5 गया 8.5 मास निकालना है तो रिमेनिंग मास निकाल सकते हैं। यदि कंज्यूम मास निकालना है तो हम कंज्यूम मोल में से उसके मोल मास में मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में कैसे मोल का एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज द मोल एनालिसिस। इसके दो केस पढ़े। एक केस में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि लिमिटिंग रिएजेंट यदि जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वाला केस ये था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो था उसके गिवन मोल्स के रेशियो के यदि बराबर आ जाए तो सभी के सभी रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कंज्यूम्ड हो जाएंगे, कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं और हम किसी भी वैल्यू को मोल एनालिसिस में लगा सकते हैं या बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम उसका रेशियो देख के गिवन मोल से पता कर सकते हैं कितना प्रोडक्ट वहाँ पे बनेगा। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि यदि
जो गिवन मोल्स का रेशियो है वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और जब हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट, कितना एक्सेस जो रिएक्टेंट है उसमें से कितना मोल्स और कितना मास उसका कंज्यूम किया जाए, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया। थैंक यू वेरी मच।